अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the another episode of Three Musketeers and the next episode of Palestine series. सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा. आप लोग हमारे चैनल की जो वीडियोस है लगातार देख भी रहे हैं और उस पर अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. एक छोटा सा रिकैप करना चाहूँगा पैलेस्टाइन सीरीज़ का कि जो हम लोग ने लास्ट प्रीवियस 2 एपिसोड में किए हैं. पहला जो एपिसोड था इसका हम लोग ने जितना भी वेस्टर्न मीडिया है उसको क्रिटिसाइज़ की है, एक्सपोज की है कि कैसा जो वेस्टर्न मीडिया है इज़राइल की सारी गलतियों को वाइट वॉश करता है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए. दूसरी वीडियो में हम लोग ने यूनाइटेड नेशंस और मुस्लिम कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं उनकी इनकॉम्पिटेंसी आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि कैसे इन लोग के इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है इसलिए हो रहा है. इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग को बताए कि ये जो भी अब तक होता हुआ आया है इसकी वजह से ना ग्लोबली क्या नैरेटिव्स बन चुके हैं अब तक. तो इंशाल्लाह वो नैरेटिव्स डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिकली तीन हम लोग नैरेटिव डिस्कस करेंगे. एक तो है जनरल ग्लोबल नैरेटिव क्या बना हुआ है, दूसरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो नैरेटिव बना है वो क्यों बना है, और तीसरा गोइंग फॉरवर्ड मुस्लिम्स का क्या नैरेटिव होना चाहिए इंशाल्लाह ताला. तो जो पहला नैरेटिव है जो ग्लोबल नैरेटिव बन चुका है उसके अंदर भी हम लोग को सब नैरेटिव नज़र आते हैं. जो एक तबका है उसके अंदर जो कोशिश कर रहा है कि कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोटेस्ट करते हैं, बॉयकॉट करते वगैरह वगैरह. एक दूसरा तबका है जो इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो हर चीज़ को ना एक नेशनलिज्म के चश्मे से देख रहा है, तो उसको कुछ नहीं करने का जस्टिफिकेशन उसके पास. नॉट माई फ्लैग नॉट माई प्रॉब्लम. एक तबका मुसलमानों का है अनफॉर्चुनेटली, जिन लोग फ़िलिस्तीन को फितना बोल रहे हैं, और उनसे एक और गया गुजरा तबका है जो इन सब को देख के खुश होता है जस्ट बिकॉज जिन पे ऑपरेशन हो रहा है वो मुसलमान हैं तो इसलिए वो खुश है. तो इंशाल्लाह इन सब को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला. तो भाई कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक से कि जो एक तबका है जो कोशिश कर रहा है कि कुछ हो, हर जरिए से कोशिश में लगा है, तो वो क्यों कर रहा है. तो जैसे कि आपने बोला कि वर्ल्ड वाइड अभी लोगों के क्या एफर्ट्स हैं इस जेनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए, या जो लोग कोशिश कर सकते हैं फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए, ठीक है. तो उसके अंदर द फर्स्ट स्टेप, और मेरे नज़दीक तो ये बेसिक है, मतलब दिस इज़ द बेयर मिनिमम दैट एवरीवन शुड डू. ओके, ठीक है. एंड दैट इज़ बॉयकॉटिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. और इसकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, और यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन बोलना सही नहीं रहेगा, इट्स अ प्रॉपर मूवमेंट. ठीक है. कॉल्ड द BDS मूवमेंट. इसका फुल फॉर्म है बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस. इसकी ओवरऑल पिक्चर ऐसी है ना कि सबसे पहले बॉयकॉट है जो एवरीवन इज़ फेमिलियर विद, कि जो प्रोडक्ट्स आपको जिस कंट्री के अगेंस्ट आपको बॉयकॉट करना है उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दो, और जो कंपनीज उस कंट्री को सपोर्ट कर रही है, इन दिस केस इजराइल को, तो उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दो, उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दो. लेकिन इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो है डाइवेस्टमेंट का एस्पेक्ट. उसके अंदर क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे सिर्फ इसीलिए कि वो इजराइल में इन्वेस्ट करती है, इजराइली है, तो वो कंपनी जो इजराइल में इन्वेस्ट करती है ना उनको इस बॉयकॉट के डर से वहाँ से डाइवेस्ट करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. तो वो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं देगी. एंड सैंक्शंस एक और ऊपर के लेवल पे जब बहुत ज़्यादा बॉयकॉट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डाइवेस्टमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, तो कंट्रीज़ को उस पर्टिकुलर कंट्री पे, इन दिस केस इजराइल, सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो उनको इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं पहुँचा. क्या ये फीजिबल भी है, मतलब जैसे कि आप इतना उसको डिटेल में बता रहे हो, तो फीजिबल है ये? तो फीजिबल, जैसे मैंने बोला, ये बेसिक मेरिट है, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका भी दिखता है. ठीक है. जैसे मलेशिया के अंदर मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट करा उन लोगों ने, और मैकडॉनल्ड्स ने लॉसूट भी फाइल किया था BDS वालों के खिलाफ कि भाई हमारा लोगो आप आपके मूवमेंट के पोस्टर में से निकाल लो. तो BDS वालों ने इतना बोला कि ठीक है हम निकाल लेंगे, लेकिन आप लोगों को इजराइल को और इजराइल का किया हुआ जो जेनोसाइड है उसको कंडेम करना पड़ेगा, एटलीस्ट कंडेम तो करो. उन्होंने बोला ठीक है हम जेनोसाइड को कंडेम करेंगे लेकिन इजराइल को कंडेम नहीं करेंगे. तो बात ये है.
और लोगों ने मैकडोनल्ड्स को बॉयकॉट क्यों किया? क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने इजरायली सोल्जर्स को इस जेनोसाइड के लिए फ्री खाना दिया, क्या क्या हम इनको फ्री में खाना देंगे, तो लोगों ने इनका खाना खाना ही छोड़ दिया। ठीक है, मतलब मैकडोनल्ड खुल के सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। हाँ, ओपन। ठीक है, ब्लड तो ये तो मैं सिर्फ मलेशिया की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में अराउंड 8.3% लॉस हुआ है। स्टारबक्स को जितना मैंने पढ़ा था, आई थिंक $13 बिलियन का लॉस हुआ है ग्लोबली। तो दिस इज व्हाट बॉयकॉट हैज लेड टू। ठीक है, अब सेकेंडली क्या हो रहा है और क्या कर सकते हैं लोग? तो हम लोगों को यूएस में दिख रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। भाई मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ, कि जैसा ये जो कंपनीज बॉयकॉट वगैरह होती हैं, सही। तो एक ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग कर रहे थे इस चीज़ की, मतलब ये आउट ऑफ कंसर्न भी था, कुछ लोग नेशनलिज्म की वजह से कर रहे थे कि जितनी भी जायनिस्ट कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी जो लोकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, तो उन लोग को ना बहुत बड़ा इससे अफेक्ट हुआ है, बहुत सारे जन की एम्प्लॉयमेंट्स पे फ़र्क पड़ा है। तो उसको फिर कैसा देखने का? मतलब ये हमारे एक फायदे के साथ में एक नुकसान भी आता है। सो हाउ डू वी बेयर दैट एक्सपेंसेस ऑफ द पीपल? जो गरीब तबके को आप कैसे अपलिफ्ट करेंगे? सही। विदाउट द इंटेंशन ऑफ अंडरमाइनिंग एनीवन्स प्रॉब्लम्स, मैं ये बात बोलूँगा कि इसका जवाब शायद लोगों को थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन देखो, सबसे पहली चीज़, खास करके मैं अपने मुसलमान भाइयों की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग इसको सबसे ज़्यादा, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि भले उनकी नौकरी ऐसी कंपनी में है जो कि उनको वहाँ से सैलरी आ रही है, और लेकिन वो ज़ायनिस्ट है या सपोर्ट कर रही है इस मूवमेंट को, तो सबसे पहली चीज़ उनको एक मैं बोल दूँ कि भाई देखो, रिस्क का मालिक ना अल्लाह होता है। 100%। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन ये दुनिया दारुल इम्तिहान है बेशक, और एन मुमकिन ये है कि आपका इम्तिहान ही हो कि वो उस कंपनी को आपको छोड़ना पड़े। सही। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यार आपकी वो मंथ एंड की सैलरी और वो जो बच्चा जो मर रहा है, जो शहीद हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर, तो उसको आपको टैली करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी आपकी प्रॉब्लम को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने उनके बारे में तो कह दिया कि जिनके लिए 10,000 की वैल्यू 10 लाख के बराबर है। सही। ठीक है, लेकिन वो लोग जो 10,000 10 रुपए की तरह खर्च करते हैं, ठीक है, वो सारे कैपिटलिस्ट लोग जो ये सारे सिस्टम को रन करते हैं, जो ये लोग की फ्रेंचाइजीज खरीदते हैं, और उनके अर्निंग इनकम इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए सारी चीज़ें मायने भी नहीं रखती। तो उनके बारे में हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट दीज पीपल शुड डू? ये फ्रेंचाइजी रन करना चाहिए उनको, इस जुल्म की इंतहा को बढ़ाना चाहिए, या उनको ये कुर्बानी देके, जो कि भी बहुत ही हाईली कंसिडर की जाएगी, स्टेप अप करना चाहिए, और उन मजलूमों के बारे में भी कंसिडर करना चाहिए, और जो आपके ताबे है, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ है, जिनका मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला मामला खतरे में आ जा रहा था, आप उनको भी कैटेक करते। आपके लिए तो बहुत अच्छा सौदा होता कि आप दोनों चीज़ें मैनेज करते, आप जेनोसाइड में भी कंप्लाई नहीं करते, और आप अपने जो गरीब तबका है या जो मजलूम तबका है, आप उसको भी कैटेक करते। आप तो उनको अंडर पे भी करते हो और आप जेनोसाइड भी सपोर्ट करते हो। सो प्लीज़ पे हीड टू दिस इंशाल्लाह। नहीं, इसमें अगर इसको एज अ सवाल आपने मेरे को ये पेश किया है ना, तो मैं इसका एक ही सेम ही जवाब दूंगा कि दुनिया दारुल इम्तिहान है। जिसके लिए 10,000 रुपये 10 लाख के बराबर है ना, उसके लिए वो 10,000 रुपये छोड़ना बहुत बड़ा इम्तिहान है, और अल्लाह उन सबको इस्तिकामत दे। आमीन। ठीक है, लेकिन जो आदमी 10,000 रुपये 10 रुपये की तरह खर्च करता है ना, तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसका मैं उसी मफहूम बयान कर रहा हूँ कि हर उम्मत का एक फ़ितना होता है, और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। सदक़ल्लाह। तो उनके लिए उनका इम्तिहान ही वो है कि क्या वो अपने प्रॉफिट्स को कम करके या अपने उन प्रॉफिट्स को कुर्बान करके कोई एक ऑल्टरनेटिव लेंगे, क्या अपने उन भाइयों की हेल्प करेंगे जो कि फ़लस्तीन के लिए अपनी वो नौकरियां छोड़े। ठीक है, तो ये एक टू एंड फ्रो और बोलते हैं ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और ये वो इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन के इस मामले के थ्रू पूरी उम्मत मुस्लिमा पर डाला। बेसिकली कलेक्टिव एफर्ट। सही, बिल्कुल। आप वहाँ पहुँच नहीं सकते ड्यू टू n number of reasons, you cannot help them in person, लेकिन doing this would somehow represent this सही concept of the ummah being a united nation, one body one ummah। भाई बॉयकॉट के अलावा भी कुछ होता है कि मतलब सिर्फ बॉयकॉट ही है? नहीं, ये आपने अच्छा सवाल किया। इससे ना एक स्टेप ऊपर मैं इसको समझूंगा, बट अगेन ये फाइनल सोल्यूशन कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। जो प्रोटेस्ट की शक्ल में लोगों की आवाज़ जो ऊंची हो रही है फ़लस्तीन के लिए, ठीक है, और
अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की फितरत कहीं ना कहीं ऐसी जागी है कि अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आप यूएस यूनिवर्सिटीज़ में देख लो, सिर्फ मुसलमान बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले यहूदी भी है, इंटरेस्टिंगली यहूदी जो कि इजराइल को कंडेम करते हैं. I am a Holocaust survivor. All of my Jewish family was murdered, and it is not in their name that Israel is killing children. What the children in Gaza are going through is what I went through in terms of hunger, bombs falling on us. As a Jew, I find it horrific. I'm actually ashamed sometimes to acknowledge that I belong to the tribe that is killing innocent people. We have been here from the very beginning, also when it's very cold, even in the rain. I show this sign like this to the White House. It is, in my mind, the Holocaust. There have been so many Holocausts, in quotes, all over the world. We say never again. It's an empty slogan. I was born in 1935, the beginning of the Nazi reign of terror, and a doctor saved me, and that was against the law. In the summer of 1943, the Allies bombed the city of Hamburg. We saw hundreds of burned bodies. My grandmother and my Jewish relatives, they were shot upon arrival and then dumped into a mass grave. What I see in Gaza, I relate to physically and mentally. Wish that I were younger so that I could go there and do something for these children. If this reaches even one person in Gaza, I want people to know that there are people who are speaking for them. I will continue this forever if necessary. बिल्कुल. ईसाई भी है, 100%. मुल्हिद भी है, एथिस्ट भी है. हाँ. तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की वो फितरत भी इस चीज़ को कंडेम कर रही है, ठीक है, इसके लिए वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पर ना 3 बातें मैं बहुत वाजे कर देना चाहता हूँ कि वो बच्चों का जो प्रोटेस्ट है ना वो स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है. मिस्टर शाहिद बोलसे ने बहुत अच्छा कोट दिया था कि वो लोग स्टूडेंट्स नहीं है, वो लोग टीचर्स है. और उनके इस प्रोटेस्ट ने ना हमको जितना मुझे समझा 3 चीज़ें तो बहुत क्लियरली समझ में आई. नंबर 1, उनके जो सवाल उठ रहे हैं ना अपनी गवर्नमेंट के लिए वो बहुत मतलब प्रोफाउंड है. उनका सवाल ये है कि यार आप हमारी टैक्स के पैसों से, हमारे देश में ऑलरेडी इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप हमारे टैक्स के पैसों से जेनोसाइड क्यों फंड कर रहे हो? These are one of those questions that they are asking. Indians should also ask these questions. बहुत ज़रूरी है. Of course. हाँ. और सेकंड इज कि उन लोगों ने ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्लाह ताला ने ना उन लोगों के थ्रू, और अल्लाह ताला को किसी जरिए की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बता दी है कि जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का टॉर्च बेरर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बोलता है कि हमारे यहाँ बहुत फ्रीडम है, हमारी लिबरल वैल्यूज ये वो, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको सिर्फ वहां तक है जहां तक वो हमारी पॉलिटिकल एजेंडा तक ना उसके खिलाफ ना जाए. ओके, ठीक है. और जिस लिबरल वैल्यूज पर, जो जॉन स्टुअर्ट मिल की लिखी हुई वैल्यूज पर ये लिबरल कंप्लीट डेमोक्रेसी बनी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके भी खिलाफ चले गए. ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फ्री स्पीच की हद वहां पर है जहाँ किसी को फिजिकल हार्म ना हो रहा हो. आपकी स्पीच से किसी को फिजिकल हार्म ना हो रहा हो, तो उनके प्रोटेस्ट से तो किसी को फिजिकल हार्म हो नहीं रहा. ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी कर्व लगा दिया. क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ में नहीं जा रहा. तो फ्री स्पीच की हद जो है ना वो इस पर लगने लग गई है. ठीक है, तो मतलब ये सब एक फसाड है, कुछ लिबरल या लिबर्टी होती नहीं है अनलेस एंड अनटिल इफ इट्स नॉट अलाइनिंग विद आवर पॉलिसीज, तो नहीं चलेगा भाई. आप LGBTQ, आप फेमिनिज्म के रैलीज निकालो, आपको गार्लैंड से, बुकेज से आपका स्वागत किया जाएगा. आप जेनोसाइड रोकने की बात करो, आपके ऊपर वाटर कैनन मारा जाएगा. तो ये तो इनकी दोगलापंती है जो काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. और थर्ड थिंग जो मैं इससे पहले मैं भूल जाऊँ, थर्ड चीज़ जो मेरे सामने आई है ना, उन लोगों ने बहुत वाज़े इस चीज़ को कर लिया है कि कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को जस्टिफिकेशन बना के बेसिक मोरालिटी का मर्डर नहीं कर सकता. ठीक है, जो कि बहुत आसानी से कर देते. हाँ, इसी के चलते में तो ये पॉइंट इतना अच्छा है ना कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो और उसके बाद हम ये कहेंगे कि हम इंसानी फितरत, इनेट मोरालिटी को भी उसके साथ में कंप्लाई करना चाहते हैं, साथ लेकर चलना चाहते हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये क्यों है? क्योंकि अगर ये ऐसा होता कि नेशनलिज्म एंड इनेट मोरालिटी कुड हैव गॉन टुगेदर, साथ चल सकते थे, तो फ़लस्तीन की ये हालत नहीं हो रही होती. सही. विल कम टू दिस पॉइंट आगे इंशाल्लाह. इसमें बस ये प्रोटेस्ट वाले पार्ट में बस लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि बॉयकॉट और प्रोटेस्ट जो है ना आखिरी सोल्यूशन नहीं है.
एक तरफ 15,000 बच्चे और 50,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और दूसरे हाथ पे हम लोग सिर्फ बर्गर्स नहीं खा के खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ये हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि ये हमारी हेल्पलेसनेस और हमारी मजबूरी है कि हम लोग को बॉयकॉट और प्रोटेस्ट तक सीमित कर दिया गया। सोल्यूशन कुछ और है, उसके लिए देखना चाहिए, सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए स्टूडेंट्स लोग को। तो आगे चलते हुए भाई, जो नेक्स्ट नैरेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं वो सेम वही टॉपिक पे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नैरेटिव क्या होना चाहिए। और जब मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट बोलता हूँ तो बेसिकली अगेन उसके नोशन के अंदर वो नेशनलिज्म वाला एस्पेक्ट आ ही जाता है। या जनरली हम सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर बात ना करें, हम इसको ओवरऑल भी देखते हैं। तो जो पैलेस्टाइन प्रॉब्लम है ना, उसको एक अरब प्रॉब्लम बता था कि भाई अरबी लोग का मसला है। सही, ठीक है, जिसको हम अगर ज्योग्राफिकली कंसिडर कर सकते हैं, हाँ अरबी मसला है, इंसान नहीं है क्या? मतलब ये कब से हो गया? लेकिन एक देखा जाए तो जियोपॉलिटिकली भी वो अरब प्रॉब्लम ही है ना, उसको तो कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या पैलेस्टाइन का जो प्रॉब्लम है उसका एक अरब प्रॉब्लम होने की वजह से बाकी इंसान वहां पर होने वाले जुल्म से बरी हो चुके हैं? नहीं। क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जहां पर भी कोई मजलूम को मरता हुआ देखे या उसके ऊपर जुल्म होता हुआ देखे तो उसको जाके हाथ से रोके? 100%। या जिस किसी भी कैपेसिटी में उसके लिए आवाज उठाए। तो ये ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? असल में ये जो आपने बात उठाई है ना, ये जो फलसफा ही है ना नेशनलिज्म का, ये कितनी भी आप कोशिश कर लो, एक हद आएगी जहाँ पर इंसान की बेसिक मोरालिटी से जाके वो टकरा जाएगा। ठीक है, नेशनलिज्म इज लाइक एन एनेस्थेटिक, बेहोशी करने वाली दवा है। ठीक है, और डॉक्टर है, हाँ, अच्छे से जानते हो। नहीं, और ये कैसी चीज़ है ना कि वो इंसान को मॉरल परवर्जन तक लेकर भी चले जाएगा, और ऐसे एक्शंस जो कि बेसिक मोरालिटी के खिलाफ है उसको जस्टिफाई करने की वजह भी दे देगा। ठीक है, और प्राउड फील भी कराएगा। और नेशनलिज्म इंसान को एक्सट्रीमली सेल्फिश भी बनाएगा। सही। ठीक है, सेल्फिशनेस की ना आप देखो कैसा उतरता ही है ना एक इंसान के अंदर, बड़े लेवल से छोटे लेवल पे। ठीक है, जब हम इसको देख रहे थे, जब मैंने स्टार्ट किया कि आप उसको एज एन अरब प्रॉब्लम भी अगर देखते हो तो बाकी दुनिया वाले ना थोड़े से हिचकिचा जाते हैं, अरब लोग का मसला है, देख लेंगे, निपट लेंगे। द मिडल ईस्ट नाम से इसको बोलते हैं ना, कि मिडल ईस्ट के अंदर डिस्टेबलाइजेशन हो रखा है। ठीक है, कंसिडर्ड, चलो हटा दिया उसको। हम हमारी कंट्री की तरफ आके देखते हैं उसको। ठीक है, हमारे यहाँ पे कैसा हो रहा मामला देखो, अपने कंट्री के अंदर होते हुए हमने मिसाल देखी मणिपुर की। 100%। ठीक है, मणिपुर कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और हम यहाँ पर मुंबई में। तो हमने तो शायद ही देखा है यहाँ पर कि उसके बारे में कोई बात भी हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि बस मणिपुर वाले एक अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, अलग इलाके से बिलोंग करते हैं। वी आर डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, वी आर डिवाइडेड बाय फेथ, हो सकता है ना वहाँ पे ट्राइबल मसला भी चल रहा है। वी आर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ थिंग्स, येट यूनाइटेड बाय अ बाउंड्री, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड नॉट इनफ फॉर अस टू स्टॉप व्हाट इज हैपनिंग देयर। क्यों? क्योंकि ये जो नेशनलिज्म का फलसफा है, जब ड्रेन होकर हम तक पहुंचता है ना, तो इतना बड़ा मर्ज है, इतनी बड़ी डिजीज है, इतना बड़ा कैंसर है कि इंसान को उस हद तक गिरा देता है कि अपने पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है उसकी भी फिक्र नहीं रहती। 100%। मतलब यू कैन ट्विटर पे ये जो डिबेट चलती रहती है, मतलब नेशनलिज्म के अंदर भी बहुत सारी दूसरी बाउंड्रीज है, टाइप्स भी हैं। बिल्कुल, जो नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिबेट चलती है, वो क्यों चलती है? बिल्कुल। हमारे यहाँ चल रहा है एक बिहारी 100 बीमारी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर हम किसी को कहते हैं कि यार ये बाउंड्री से आप बाउंडेड हो चुके तो आपको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, किसी ने आपको बता दिया। सो अगर हम लिबर्टी की बात करें तो हम कैसे किसी और को मना कर सकते हैं कि वो एक छोटी बाउंड्री और बना ले उस बड़ी बाउंड्री के अंदर? उसका मॉरल राइट है, क्योंकि अगर वो मॉरली राइट है, बड़ी बाउंड्री मॉरली राइट है, सो व्हाई नॉट अ स्मॉल बाउंड्री? तो लोग इसी तरीके से अपने आप को बांटते और इस हद तक बांट देते कि हर इंसान अपनी फैमिली तक लिमिटेड हो चुका है। एंड दिस इज हाउ सेल्फिश दिस आइडिया इज एंड हाउ इंडिविजुअलिस्टिक इट मेक्स अ पर्सन। इस हद तक इंसान को इंडिविजुअलिस्टिक बना देते हैं कि यार किसके साथ कुछ भी हो, मेरे घर का मामला दुरुस्त है ना, सो हु केयर्स। लेकिन भाई मुझे लग रहा है ना, अब लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे भाई आप एंटी नेशनल हो। नहीं, ठीक है ना, आप अपने नेशन के फेवर में कर लो,
मोहब्बत वाला मामला कर लो, नहीं बट लेकिन हाँ टू एड्रेस दिस पॉइंट स्पेसिफिकली, एट व्हाट कॉस्ट? और ये जितनी भी बात मैंने बोली आपने बोली ना, ये हम अपनी मुंह से नहीं बोल रहे, ठीक है। और बहुत आयरॉनिक होगा कि जिस इंसान ने नेशनल एंथम ऑफ इंडिया देखी है ये उसी का कोट, ठीक है। और उसकी बुक रविंद्रनाथ टैगोर की बुक नेशनलिज्म के अंदर ये सारे कोट्स पाए जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नेशनलिज्म इंसान को उस हद तक लेकर जाएगा, मैं डायरेक्ट वर्बेटम कोट नहीं कर रहा हूँ, जो मैं समझा वो बोल रहा हूँ, कि उस हद तक लेकर जाएगा कि इंसान इतना सेल्फिश हो जाएगा ना कि अपने, जैसे मैंने पहले कोट किया था कि मॉरल मर्डर को भी वो जस्टिफाई करने लग जाए। वी हैव इट हियर ना। और ये सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को 100% अग्री किया था कि नेशनलिज्म मेक्स यू सेल्फिश, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट पे मैं लेके आना चाहूँगा कि जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पैलेस्टाइन को लेके जो हमेशा से नैरेटिव रहा है, हम लोग देख लेते हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनका क्या कहना है। उनका बहुत फेमस कोट है पैलेस्टाइन को लेके, वो बोलते हैं कि फॉर परमानेंट पीस इन द मिडल ईस्ट इजराइल मस्ट वकेट द पैलेस्टीनियन लैंड इट हैज इलीगली ऑक्यूपाइड। पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार। वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि इजराइल को तो खाली करना चाहिए, सिर्फ पैलेस्टाइन की परमानेंट पीस के लिए नहीं, मिडल ईस्ट के परमानेंट पीस के लिए। और एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन मेरे को मिला है, मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, कॉन्वर्सेशन बिटवीन आइंस्टाइन एंड मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिसमें आइंस्टाइन जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं कि इंटरनेशनली, क्योंकि इंडिया एक नया पावर बनने जाएगा कुछ सालों में, तो इंटरनेशनली इट शुड रिकॉग्नाइज इजराइल, जिसके जवाब में मिस्टर नेहरू उनको वापस लिखते हैं। और ये बहुत, मतलब ये पढ़ के मेरे को लग रहा है कि मिस्टर नेहरू जो है ना, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया उन्होंने। लिखता है कि वाई हैव द ज्यूज इन पैलेस्टाइन फेल्ड टू गेन द गुडविल ऑफ द अरब्स? Why do they seek to compel the Arabs to submit against their will to certain demands? The approach taken has not led to a settlement, but rather to the perpetuation of the conflict. एंड में एक थोड़ा उनका नेशनलिज्म वाला अप्रोच था जो कि वो दे गए कि आई हैव नो डाउट दैट द फॉल्ट इज नॉट कन्फाइंड टू वन पार्टी बट दैट ऑल हैव अर्ड। मतलब गलती वो बोल रहे कि दोनों तरफ से हो सकती थी, लेकिन क्योंकि यहूदी लोग पावर में थे तो उन लोग को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, उन लोग को कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लेना चाहिए था। तो ये जवाब था मिस्टर नेहरू का आइंस्टाइन को। तो पता चलता है कि इनिशियल डेज से इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया एक सेम स्ट्रगल से गुजरा है, बिल्कुल उसी ब्रिटिश मैंडेट के अंदर पैलेस्टाइन था जिसकी वजह से आज वो इजराइल के कब्जे में है। तो वो सेम भावना रखते हुए मिस्टर वाजपेयी ने भी और मिस्टर नेहरू ने भी सेम चीज़ बताई कि हम लोग जो है दिल से सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो एक नई नस्ल निकली है फुल सपोर्ट सार तो इनकी कुछ अलग ही मानसिकता है। हाँ। तो क्या बोलेंगे भाई इस पे तुम? इनकी मानसिकता की वजह तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जो पहले हम प्रिंसिपल सेट कर सकते हैं ना, वो ये है कि यार राइट विंग वाला मामला अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से सेट हो जाता है। सही।
लिबरल लेफ्ट विंग वाला मामला नेहरू जी की तरफ से सेट हो जाता है। तो सेंट्रिस्ट लोग का तो छोड़ दो वो लोग तो इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन ये सारा होने के बावजूद इतना इलॉजिकल सा सपोर्ट क्यों, जिसको आपने इनिशियली कवर किया था ना आपके इंट्रो में, तो वो था कि सिर्फ ये मुसलमान है, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना वो जायज़ है, इस आइडिया की वजह से हो रहा है, जो कि इतनी खौफनाक जो हेट पॉलिटिक्स जो चल रही है, इतना खतरनाक जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से चल रही है, उसका नतीजा है एक हद तक। और एक तरीके से जो हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव जो दिया जाता है उसकी वजह से चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जहालत में इतने डूब जाते हैं, हेट्रेड में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं पैलेस्टाइन, इवन दो दे आर मुस्लिम्स, एंड यहाँ के जो लोग हैं हमारे बीच में कितनी सारी कॉमनैलिटीज़ है, जैसा कि भाई ने बताया कि जो स्ट्रगल से हम लोग गुजरे, इतने सारे पॉइंट कॉमन होने के बावजूद आप कुछ इवेंट्स को लेकर या कुछ पॉलिटिशियंस की अंडरस्टैंडिंग को अपने अंडर लेकर आप ये बताते हो कि नहीं भाई वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो जायज़ है, और आप इस हद तक स्टूप कर जाते हो, इतना ज़्यादा उनसे कोरिलेट करने की कोशिश करते हो कि आप ये कहते हो कि यादव ही यहूदी है तो हद होती है। नहीं, और इसमें मतलब जैसे भाई ने बोला ना कि इंडिया की ऑफिशियल स्टैंड हमेशा से प्रो पैलेस्टाइन ही रही, सही, ठीक है। और जो आपने बोला वो भी करेक्ट है कि नेहरू जी ने भी इसको सपोर्ट किया था। इनफैक्ट नेहरू जी ने तो पैलेस्टाइन को इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल के साथ पैरेलल ड्रॉ किया। Day India and the state of Israel came into being within a year of each other. India through its independence from British rule in 1947, Israel through its expulsion of Palestinians and the establishment of the state in 1948. On the question of Palestine, India's independence leaders Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, they were vocal in their support. In 1936, when Palestinians rose up against the British and their push for a Jewish state, Nehru compared Palestine with India under colonial rule. He talked about a gross betrayal of the Arabs by British imperialism. Palestine was not an empty land. It was well populated with little room for large numbers of colonists. Is it any wonder that the Arabs objected to this intrusion? A little more than 10 years later, when the United Nations voted to create the State of Israel, there were only 3 non-Arab countries that voted against that resolution. India was one of them. Times have changed, so have the geopolitics. कि पैलेस्टाइन के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो इंडिया के साथ ब्रिटिश राज के अंदर हुआ था। एंड आयरनी ये है कि वो इजराइल भी जो है ना वो उन्हीं की पैदावार है, ठीक है। जैसे आइडियली ब्रिटिश आए थे यहाँ पर, वो पूरी तरीके से बैकआउट कर गए। सही, वहाँ का मामला ये नहीं हुआ, वहाँ पर बच्चे को छोड़ के चले गए या उसको बसा के चले गए। तो अगर हम इस चीज़ को भी देखें, अगर हम अपनी स्ट्रगल में जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, तो वहाँ के जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ इतनी मुखालफत क्यों, उनके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंस क्यों? ये तो एक बार के लिए ये भी लॉजिकल होता है कि आप न्यूट्रल स्टैंस रखते हैं, लेकिन हेट्रेड ये कोई बेवकूफ़ी रख सकता है। और दूसरा पॉइंट जो भाई ने बोला ना कि अभी के टाइम पर जो हेट पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, खास करके मुसलमानों के खिलाफ जो उनको अदराइज करके एक दुश्मन बता दिया गया, यहाँ पर भी वो जो नेशनलिज्म का फ्लॉ जो स्कॉलर्स ने और जो हम लोग बयान कर रहे हैं अभी कि मुसलमानों को इतना हेट मिलने की ना एक वजह ये भी कि उनको देश का दुश्मन बता दिया गया 100%, ठीक है। तो वो नेशनलिज्म की जो फिलॉसफी है ना वो यहाँ पर भी उनको एक एक्सट्रीमिस्ट उसके अंदर लेकर जा रही है, ठीक है। कि पहले तो कल्चरल नेशनलिज्म के हिंदुत्व और वो उस तरीके उस रिलीजियस एस्पेक्ट से, एंड सेकंड सिविक नेशनलिज्म कि यार ये तुम्हारे देश के भी दुश्मन है, तुम्हारी बाउंड्रीज के दुश्मन है। तो ये जो इमेजिनरी बाउंड्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंसान को लेकर जा सकता है और लेकर जा रहा है, सही, ठीक है। और जो हमें रिजल्ट दिख रहा है ना उसी का रिजल्ट है, बिल्कुल, कि इस चीज को लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इस पर कैसे कैपिटलाइज करके ये रिजल्ट दे सकते हैं। जस्ट द वे बीजेपी इज डूइंग सक्सेसफुली। एक लास्ट जो फाइनल नरेटिव है जो कि होना भी चाहिए कि गोइंग फॉरवर्ड मुस्लिम्स का क्या नरेटिव होना चाहिए, तो एक इस पे हम लोग छोटा सी कवर करेंगे, छोटी सी बात बोल के इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये सबको पता चल जाना चाहिए कि इज़राइल जो पैलेस्टाइन के ऊपर जुल्म कर रहा है उसकी बेसिस ना कोई ज़मीन है ना कोई जियोपॉलिटिकल रीज़न है, उसकी बेसिस सिर्फ और सिर्फ थियोलॉजी है, रिलीजन टू बी प्रिसाइज,
आसान लफ्जों में सिर्फ और सिर्फ धर्म है, और बार बार उसने ये चीज़ जाहिर किया है, साफ किया है, मतलब बार बार यूनाइटेड नेशंस की असेंबलीज में उसने एक्सप्लिसिटली तालमुद की आयतें कोट किया है। बिल्कुल, मतलब वो सारी रीज़न है अपनी अपनी किताब से लेके आ रहा है। तो मुसलमानों को इससे शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि उसका सोल्यूशन भी हमारी इस्लामिक थियोलॉजी से होगा जो अल्लाह और उसका रसूल बता रहे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान और इस्लाम ये 2 स्टेट सोल्यूशन कभी अपना नहीं सकते, और ये जस्टिस है ही नहीं। ये सेम हो जाएगा कि अगर इंडिया अगर फिर से ऑक्यूपाई हो जाए, सपोज करो कि जम्मू से मध्य प्रदेश फिर से ब्रिटिश आके इसको ऑक्यूपाई करते हैं और फिर बोलते हैं चलो 2 स्टेट कर लेते हैं, तो ये इतना नॉनसेंस और बेसलेस है। तो कभी 2 स्टेट सोल्यूशन मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मुसलमान सोल्यूशन चाहेगा तो सिर्फ वो सोल्यूशन चाहेगा जो अल्लाह और उसके रसूल दे रहे हैं। एक जाओ उनके लिए जो ये बताते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट रीज़न नहीं हो सकती हमारे एक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल कि कुछ नेशनलिस्ट, राइट विंग नेशनलिस्ट लोग थे जो गज़वा हिंद को लेके देवबंद पे FIR कर दिए जस्ट बिकॉज कुछ रिलीजियस टेक्स्ट में गज़वा हिंद के बारे में लिखा था। लेकिन जब इसराइल की बारी आती है तो ये उनकी तरफ से जस्टिफिकेशन भी देते हैं, अरे वो तो करेंगे ही ना क्योंकि उनकी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। एक तो ये है ना कि जिसके इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरा वो है किसी के रिलीजियस बुक या रिलीजियस टेक्स्ट के इम्प्लीमेंटेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। वही तो या तो अकल का टेस्ट करवा लो या तो अपने उसूल दुरुस्त कर लो। तो इंशाल्लाह ये जो नैरेटिव का मुस्लिम नैरेटिव्स क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब टू एंड ऑल ऑफ दिस मैं बस 2-4 कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगा कि ये जो शुरुआत से एंड तक हमने 2-4 चीज़ें ऐसी दिखी कि किस तरीके से ये इमेजिनरी बाउंड्रीज और ये नेशनलिज्म की फ़िलासफ़ी इतनी हेट्रेड लोगों के बीच में डालती है और किसी को सुपीरियर किसी को इन्फीरियर फील कराती है। तो एक बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज खुतबतुल विदा की जो वो कुछ अल्फाज जो इतने हैवी है कि इंसान सिर्फ उन्हीं को पढ़ ले तो इंशाल्लाह रेसिज्म पूरी दुनिया से खत्म हो जाए। प्रिंसिपल से सेट कर देता है। ठीक है, 100% कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किसी अरबी को, हालांकि मेरे नबी खुद अरब से, बिल्कुल ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं। ठीक है, एक ये लाइन। और दूसरी चीज़ जैसे कि आपने बताया कि इजराइल ने तो ऑलरेडी इसको एक रिलीजियस वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हमको लोगों को ये बताना है और आई होप के लोग उसके लिए वेट करेंगे इंशाल्लाह। और अगर वेट कर रहे हैं तो उस दौरान थोड़ी सी फिक्र भी कर ले कि वाकई में थोड़ी सी तहकीक कर ले कि व्हाट इज इट रियली अबाउट, है ना। सही, या कि पहली चीज़ तो इजराइल का ये जो रिलीजियस क्लेम है वो गलत क्यों है। ठीक है, और क्योंकि अब वो हिंदूज और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इजराइल की रिलीजियस बुक के अंदर ये लिखा है तो वो लोग तो सही कर रहे हैं, तो अब उनको हम जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट्स देंगे ना वो भी उसको सही मानना पड़ेगा, सेम प्रिंसिपल पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 तो हम ये बताएंगे कि इजराइल का ये क्लेम गलत क्यों है, 100%। एंड सेकेंडली कि मुसलमानों का गोइंग फॉरवर्ड अब क्या नैरेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।